एक तो हम लोग जो है कॉम्पिटेटिव पढ़ेंगे, हम लोग एकेडमिक पे फोकस नहीं करेंगे। अब कॉम्पिटेटिव में भी हम लोग क्या करेंगे कि अब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको एडवांस लेवल पे ला दूंगा। एक चीज ध्यान रखिए कि सबसे पहले आई विल डिस्कस बेसिक्स। अब बेसिक्स का मतलब आपको एक चीज ध्यान रखिए कि अननेसेसरी डिटेल्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। हम लोग उतनी ही बातें डिस्कस करेंगे जितना रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी डिटेल्स वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। जैसे मैंने बताया ना कि वही उसकी डेफिनेशन, उसके कितने एग्जांपल्स होते हैं, कितने सब पार्ट्स होते हैं, ये अननेसेसरी डिटेल्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो बट उतना जरूर चीजें हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है, जिससे कि आप एडवांस चीजें जो है समझ सकें। तो पहले मैं बेसिक्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे उसके कॉम्पिटिटिव यूजेस, यानी उस पॉइंट्स पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने डिस्कस किया कि प्रोनाउन, तो अब प्रोनाउन जो है सबको मालूम है कि प्रोनाउन क्या होता है। अगर किसी से भी पूछ दिया जाए कि व्हाट इज प्रोनाउन, तो सबको मालूम है कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब ये क्या हो गया? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने कहा कि भाई प्रोनाउन क्या होता है, तो सब लोगों ने रट लिया है कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, और ये बचपन से हम लोगों ने रटा हुआ है। तो एक चीज आप समझिए कि अब तक 12th तक जो भी आपको पढ़ाया गया है वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया है। और एकेडमिक जनरली जो है ना रोट लर्निंग की तरफ जो है, मगअप की टेंडेंसी उसमें ज्यादा होती है, आपको रटना ज्यादा पड़ता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। क्यों? क्योंकि विद इन सेकेंड्स यू आर सपोज टू ऑप्ट द ऑप्शंस। आपको विद इन सेकेंड्स जो है ऑप्शंस को टिक करना है। आपको रटी हुई चीजें वहां पे याद नहीं आती हैं। आपने ये फील भी किया होगा कि जब आप जो है कोई चीज रट के कोई कॉन्सेप्ट जाते हैं एग्जाम में और थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो सभी याद की हुई चीजें जो है, जो रटी हुई चीजें हैं, वो जो है निकल जाती हैं दिमाग से। यू बिकम ऑलमोस्ट ब्लैंक। लेकिन इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, देन आप जो है क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो नेचर होता है वो एकेडमिक एग्जाम्स जो आप तक आपने पढ़ाई किया है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप गलती करेंगे एकेडमिक वाली तो उसमें फंस जाएंगे। तो हमें देखिए, हमें कोई डेफिनेशन, आपको यहां पे क्लास में कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी निश्चिंत है यहां पे। ठीक है, ये मैं आपको देता हूं कि आपको कोई कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, आपको बस समझना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने बताया कि प्रोनाउन, अब प्रोनाउन को देखिए आपको कोई डेफिनेशन नहीं, आपको इस तरीके से समझिए कि प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। ठीक है, नाउन आपको मालूम है। अब देखिए नाउन को भी बहुत से लोगों ने कैसे डेफिनेशन के माध्यम से रटा हुआ है। सबको मालूम है कि भाई इसमें एग्जैक्टली क्या है, सबको मालूम है कि नाउन क्या है। अब हमने जैसे बताया कि प्रोनाउन, अब प्रोनाउन क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए, कोई डेफिनेशन रटना नहीं करना है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन। अब देखिए नाउन क्या है। अब अगेन नाउन अगर हम डेफिनेशन पूछे तो सबको ऑलमोस्ट रटा हुआ है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। अगेन ये रटी हुई चीजें हैं। ठीक है, तो आपको उस तरीके से नहीं रटना है। आपको यह समझना है कि नाउन जो है बेसिकली क्या होता है, इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड क्या होता है, जिसका जो नाम रखा गया है दैट इज नाउन। आप इसको, नेमिंग वर्ड का मतलब जिसका जो नाम रखा गया है। अब आप इसको ना एसोसिएट करिए। जैसे हम लोग जो है ना पढ़ने का मन क्यों नहीं करते, क्यों? क्योंकि वी डू नॉट associate things with our surroundings, with our life. And when you do not associate things around your life and yourself, then you find it very boring, right? You're not able to connect with it. तो आप इसको ना कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अब ये कह रहा है कि अनेमिंग वर्ड, अनेमिंग वर्ड का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने हाथ में लिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे अगर किसी का नाम रोहित है, सुमित है, तो जिसका जो नाम रखा गया, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, कालका जी, तो जो भी जिसका नाम रखा गया है दैट इज नाउन, राइट? अब नाउन जो है तो नेमिंग वर्ड है। अब ये तो समझ में आ गया। देखिए इसकी भी कोई डेफिनेशन आपको रटना नहीं पड़ा। ठीक है, जिसका जो नाम रखा गया है, भले दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, डजंट मैटर। ठीक है, सो नाउन आपको समझ में आ गया। दूसरा प्रोनाउन, आप देखिए इसी से समझ सकते हैं कि प्रो प्लस नाउन। अब देखिए प्रो का मतलब ना कई कैंडिडेट्स प्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्री और प्रो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे प्रीपेड मोबाइल फोन होता है, पोस्टपेड होता है। तो
प्री का मतलब होता है पहले, लेकिन प्रो से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, प्रो का मतलब होता है इन फेवर ऑफ। क्या होता है? इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ किसके फेवर में? जो नाउन के फेवर में हो। यानी जो नाउन के फेवर में होता है वही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो आपको कोई डेफिनेशन रटना पड़ा? बिल्कुल नहीं रटना पड़ा। आपको नाउन की डेफिनेशन समझने में कोई रटना पड़ा? बिल्कुल नहीं समझना पड़ा। तो आप नाउन समझ लिए, प्रोनाउन समझ लिए। यानी ये क्या कह रहा है कि प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के प्रो हो, यानी जो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज प्रोनाउन। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर रोहित है, हम रोहित के लिए क्या हम यूज करते हैं? अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो ही यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है? अगर हमने कहा कि रोहित इज अ गुड पर्सन, रोहित इज अ गुड पर्सन बिकॉज रोहित ऑलवेज हेल्प्स द नीडी। ऑलवेज हेल्प्स द नीडी। अब ये सेंटेंस देखिए, मान लीजिए अब ये सेंटेंस दे दिया है। अब ये कह रहा है कि रोहित इज अ गुड पर्सन। अब देखिए, रोहित अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये बेसिकली अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन है, नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम है। तो आपने जान लिया कि रोहित इज अ गुड पर्सन बिकॉज रोहित। अब देखिए अगेन यहां पे रोहित आ गया है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम नाउन के बार बार रेपिटेशन को, रिपीट हो रहा है ना, नाउन का रिपीट हो रहा है, तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। अब प्रोनाउन यूज करेंगे तो यहां पे क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि रोहित क्या है? इज अ पर्सन। ठीक है। इज अ मेल। तो अगर मेल है कोई तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। अगर मान लो यहां पे अगर किसी लड़की का नाम होता तो शी यूज करते। अगर कोई एनिमल या नॉन लिविंग थिंग होता तो यहां पे क्या यूज करते? इट यूज करते। तो आपका क्या है? ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये सब क्या है? इटीसी। ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्रोनाउन के। सो आपको नाउन भी समझ में आ गया, प्रोनाउन भी समझ में आ गया, उसके एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए, और प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं ये भी समझ में आ गया। इतनी चीजें आपको ग्रामर की समझ में आ गई। आपको कोई चीज रटनी पड़ी? यस और नो? तो ऑब्वियसली नो। आपने बस एक बार समझ लिया, और समझ लिया तो फिर उसके एप्लीकेशन को आपको हम लोगों को समझना है। ठीक है। तो ये चीज डियर स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि जो तरीके आपने अप टू 12 तक अभी तक अपनाए हैं, वही तरीके अगर आपने कंपटीशन में अपना दिया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ये चीज समझ लीजिए। और आप उतना अच्छा स्कोर न कर पाए। ठीक है। क्योंकि सीयूटी आपको मालूम है कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग, आर वाइंग टू गेट फर्स्ट और वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे कॉलेज पाना है तो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तो आपको उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी डिफरेंट करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़े होता है कि जो स्टूडेंट्स जो है जो आपको अच्छे उनको कॉलेज मिलते हैं तो उनके पास जो है 10 दिमाग हैं। ऐसा तो है नहीं। सबके पास एक ही दिमाग है, सबके पास 24 आवर्स ही हैं। बस हाउ डू दे टेंड टू अप्लाई देयर माइंड, व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी डू दे अप्लाई। ठीक है। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है। ठीक है। अगर सिर्फ पढ़ाई करना होता, सिर्फ जो है मेहनत ही करना होता, तो सिर्फ मेहनत करने से फिर इंटेलिजेंस का क्या योगदान? फिर कोई भी बन जाता जो है। तो आपको यहां पे ना टैक्टफुली जो है, ठीक है, स्मार्टली आपको क्या करना है? आपको बेहतर स्ट्रैटेजी जो है अडॉप्ट करनी है, जो कि भीड़ से आपको सेपरेट करती है। और जब आप भीड़ से सेपरेट होंगे, वो कैसे होंगे? स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी आपको बेहतर। वही आपको जो है ना क्राउड से बिल्कुल डिफरेंट करेगी, और उसका नेचुरली बेनिफिट आपको अच्छे स्कोर में होगा, और नेचुरली आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक है। सो ये चीजें डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है जो डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो है क्या करेंगे हम लोग। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टडी कॉम्पिटिटिव ग्रामर, वी आर नॉट गोइंग टू एकेडमिक ग्रामर। सो आई एम प्रेटी श्योर कि ये समझ में आ गया कि हम लोग ग्रामर, इंग्लिश में जो पहला जो मेजर है वो ग्रामर है, और ग्रामर में एकेडमिक ना होकर के कॉम्पिटिटिव करेंगे। और कॉम्पिटिटिव में
और एकेडमिक में कैसे क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात जो है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वी आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, लेकिन बेसिक्स भी उतना ही डिस्कस करेंगे जितना रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी डिटेल्स वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी, क्योंकि आप अननेसेसरी डिटेल्स ज्यादा पढ़ लेंगे तो आप उसी में फंस जाएंगे, और उसी में फंस जाएंगे तो फिर आप मेजर जो चीजें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उसको आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया, कॉम्पिटिटिव उसके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जैसे हमने नाउन समझ लिया कि नाउन क्या होता है या प्रोनाउन क्या होता है, ये समझ लिया, बस उतना ही जानना है। ठीक है, उसके तुरंत बाद उसके कॉम्पिटिटिव, अब नाउन पे जितने भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, प्रोनाउन पे पूछे जाते हैं, और भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस नरेशन पूछे जाते हैं उनको करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव यूजेस के बाद जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, एक चीज ध्यान रखिए, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रामर वही जैसे ट्रेडिशनल पढ़े जा रहे हैं और उसके बाद जो है जो एग्जाम्स में पेपर आते हैं उसको डिस्कस नहीं करते। यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्लास में आपको क्या करना है कि बस क्लास में रेगुलर रहना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको रेगुलर रहना। अगर आप क्लास में रेगुलर रहेंगे, जो मैं नोट्स क्लास में बनवाता चलूंगा उस नोट्स को बनाते चलेंगे। ठीक है, तीसरी चीज, जहां भी डाउट हो वहां आप पूछ लीजिए। ठीक है, एक बार नहीं अगर क्लियर होता है, दूसरी बार नहीं क्लियर होता, तीसरी बार आपको बार बार बताया जाएगा। ठीक है, सो आपको रेगुलर बस रहना है। जो भी मैं नोट्स बनवाऊंगा उसको समय समय पर रिवाइज करना है, जहां डाउट्स हो वहां पे आपको पूछ लेना है। ठीक है, और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने काम को लेकर सिंसियर रहना है। इफ यू आर नॉट सिंसियर देन आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट इज यू हु हैज टू डू, राइट? आपको मेहनत करना है सिंसियरली। सो सिंसियरली अगर आप करेंगे तो जैसे कहावत होती है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिंसियर रहना है और सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है तैयारी करनी है। और सही स्ट्रैटेजी जो है, चूंकि जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, जो उनको कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करते हैं, उनको मालूम है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे मैनिपुलेट किए जाते हैं, तो वो आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताएंगे जिससे कि जो आपको जो क्राउड है उससे डिफरेंट करेगी, और वही चीजें आपको अच्छे स्कोर में हेल्प करेंगी और वही अच्छा स्कोर आपको अच्छे कॉलेज में लेके जाएगा। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा जो है फॉर्मेट है, इसमें और कोई जो है अगर आप सोचें कि किसी तरीके से कर लें तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है, राइट? सो देखिए, तो बेसिक्स हम लोग करेंगे, कॉम्पिटिटिव यूजर्स करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो दैट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। तो ग्रामर को लेके हम लोगों की जो है ये स्ट्रैटेजी ये रहेगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे, पहला तो आपका हो गया ग्रामर का, दूसरा जो है अब देखिए दूसरा जो है इंग्लिश में, एक तो ग्रामर का हो गया, सेकंड आपका जो है वोकेबलरी, आपकी जो वोकेबलरी की नॉलेज है वो चेक की जाती है। अब देखिए वोकेबलरी, एक चीज हम समझिए कि जो एकेडमिक ओरिएंटेड वोकेबलरी नहीं पूछी जाती। अगेन आपको ये बात समझना है कि दिस इज नॉट एनी अदर टाइप ऑफ एकेडमिक एग्जाम्स दैट यू हैव अपीयर्ड सो फार। द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन इज एंटायरली डिफरेंट, राइट? एंड यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट, राइट? सो देखिए वोकेबलरी, अब वोकेबलरी में आप समझिए कि 3-4 मेजर चीजें जो है आपसे पूछी जाती हैं। पहली नेचुरली सिनोनिम्स, आपसे सिनोनिम्स पूछी जाएंगी। अब सिनोनिम में सबको मालूम है कि एक वर्ड दे देता है, आपको 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें पूछ लेगा कि इसका नियरेस्ट वर्ड क्या होगा या क्लोजेस्ट वर्ड इन मीनिंग क्या होगा। या समटाइम्स आपको पैसेज दिए जाते हैं, पैसेज में भी बेस्ड जो है वोकेबलरी के मीनिंग पूछ लेते हैं कि उसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा या क्लोजेस्ट वर्ड इन मीनिंग क्या होगा, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, सो ये तो आपका सिनोनिम होता है। दूसरा जो है नेचुरली आपका एंटोनिम। अब एंटोनिम आपको जिसको बोलते हैं द मोस्ट ऑपोजिट वर्ड इन मीनिंग, वो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दे देगा और आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें पूछ देगा कि इसका सबसे ऑपोजिट वर्ड इन मीनिंग क्या होगा। तो वो चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है। तीसरा और क्या होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस बेसिकली क्या होते हैं? देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ सेंस होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज गॉट सम मीनिंग, नॉट कंप्लीट मीनिंग, बिकॉज कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगा, फिर वो सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सम सेंस होगा। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस बेसिकली, जैसे मान लीजिए अगर हमने बोला कि किक द बकेट,
अब हमने बोला कि किक द बकेट। अब किक द बकेट का मतलब क्या हुआ? आपने सोचा कि बाल्टी को पैर मारना, किक का मतलब हिट और बकेट मतलब बाल्टी होती है। अब किक द बकेट का मतलब बाल्टी को पैर मारना नहीं हुआ, इसका मतलब बेसिकली होता है, ठीक है, पास अवे। पास अवे का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब मैं आप क्लास में आएंगे तो मैं और डिटेल तरीके से बताऊंगा, ठीक है, कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। एक ऐसा फ्रेज जो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो, ठीक है ना, तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो किक द बकेट, पास अवे का मतलब बेसिकली होता है टू डाई, ठीक है, मृत्यु होना। जैसे हमने कहा कि देयर वाज एन ओल्ड मैन इन आवर कॉलोनी हु किक द बकेट लास्ट नाइट। एक वृद्ध आदमी था जो क्या हो गया? ही डाइड लास्ट नाइट। तो किक द बकेट, पास अवे, ये सब क्या है? ये सब इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट हैं, ठीक है। तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी होमोफोन्स के माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको दिए जाते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में क्या है? सबको मालूम है कि भाई इसमें बहुत से वर्ड्स हैं, ठीक है। अब जैसे उनके जो है साउंड तो सिमिलर होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे क्या होता है कि LOSE लूज, एक होता है ये लूज और एक होता है लॉस। तो इसमें आपको जो है ना डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब वो किसी भी रूप में कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाता है, स्पेलिंग टेस्ट पूछ लिया जाता है, लेकिन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को हम लोग ज्यादा लेके चलेंगे, ठीक है। तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब कंफ्यूजिंग वर्ड्स इसको हम लोग समझ लें, ये बहुत ही इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको पूछे जाएंगे, इनको भी हम लोग एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि अब ये और ये, ठीक है ना, तो लूज, लॉस, लूज, ठीक है। अब देखिए इन पे बेस जो है ना काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और काफी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए लूज जो है ना, ये बेसिकली क्या है? दिस हैपेंस टू बी अ वर्ब, ठीक है। और ये लॉस क्या है? लॉस हैपेंस टू बी नाउन, ठीक है। लूज का मतलब होता है खोना। जैसे नो वन वांट्स टू लूज, कोई भी खोना नहीं चाहता, कोई भी हारना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। जब आप लोग क्लास में आएंगे तो मैं डिफरेंट पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस करूंगा कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, ये पूरा मैं डिस्कस करूंगा। टेंसेस, वॉइस, नरेशन। मैं ये मान के चलूंगा ना कि आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आता है, और ग्रामर नहीं आता है तो मतलब जैसे मैंने बताया ना कि बिल्कुल बेसिक्स मैं डिस्कस करूंगा, बस लिमिटेड, और तुरंत उसके बाद कॉम्पिटिटिव यूजेस पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें अब देखिए, लूज ये वर्ब है। दूसरा लॉस, लॉस ये बेसिकली क्या है? नाउन है, ठीक है। अब नाउन बेसिकली क्या है? जैसे ही हैज सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉस इन हिज बिजनेस, तो ही हैज सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉस, लॉस का मतलब नुकसान जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये नाउन हो गया। तीसरा जो है ना, ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखिए ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव लूज, जैसे लूज का मतलब एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, बताता है कि कौन व्यक्ति कैसा है या कौन सी चीज कैसी है। जैसे हमने कहा कि ही वॉज वेयरिंग लूज क्लोथ्स या लूज ड्रेस इन द पार्टी, ठीक है। सो अब लूज मतलब बेसिकली ढीला, तो अब ढीले मतलब हल्के फुल्के जो क्लोथ्स होते हैं। तो देखिए एक ही वर्ड, जब ये जो तीन वर्ड्स हैं बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं लेकिन इनके डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि इनअप्रोप्रिएटली आपको सेंटेंस में रख दिया जाएगा और आप गलती करके हुए निकल चले जाएंगे। तो ये चीज आपको जानना है। और भी बहुत से डियर स्टूडेंट्स, बहुत से वर्ड्स हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपसे क्या पूछेगा? आपसे नेचुरली क्या है? वोकेबलरी का पूछेगा। अब सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें जो है वोकेबलरी ओरिएंटेड होता है। और जैसे मैंने बताया कि एकेडमिक वोकेबलरी नहीं पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव पूछी जाती हैं, ठीक है। सो अभी तक हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कैसे पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, एकेडमिक एग्जाम का नेचर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर क्या होता है, आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है डियर स्टूडेंट्स की आखिर हम लोगों की स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग वोकेबलरी। वोकेबलरी को लेकर के हम लोगों की व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी।
देखिए जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमें कोई भी कंपटीशन है, अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी पहली बात तो हम बनाते क्यों हैं, कभी सोचा आपने? देखिए जैसे हम मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया जाए और दो टीमें बिल्कुल हो जाएं और वहां पे कोई प्राइज रख दिया जाए, ठीक है, तो वहां पे देखिए बिल्कुल परफॉर्मेंस और जो आपके खेलने का जो तरीका होता है या उस मैच को देखने का नजरिया होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिकॉज ईच एंड एवरी रन मैटर्स, ईच एंड एवरी कैच मैटर्स। और ऐसे आप गली में खेल रहे हैं तो अगर कोई कैच छूट भी जाए तो लोग जो है बहुत इजीली ले लेते हैं, अगर कोई आउट भी हो गया तो उतना दुख नहीं होता है। लेकिन अगर जब वही कंपटीशन होता है तो वहां पे अगर कोई आउट हो जाए तो बिल्कुल लोग हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन है समथिंग कि आपको बहुत ही सीरियसली लेना होता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड चीजों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो भीड़ होती है, क्राउड होती है, बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं, उसके लिए कैंडिडेट्स होते हैं। तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी नेचुरली जो है अपनानी पड़ेगी, तभी आप उस पूरे क्राउड से बाहर आ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए वोकेबुलरी, हम लोग पहली बात कि वोकेबुलरी को लेकर के लोगों का ट्रेडिशनल तरीका यही है कि रट लेंगे, ठीक है। तो रटने पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे ग्रामर को रटने की पे फोकस करते हैं, उसी तरीके से वोकेबुलरी भी रटने की कोशिश करते हैं कि आपको कई वर्ड्स शुरू में तो आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे, फिर कहेंगे कि रटो। तो रटना नहीं है आपको। क्लास में यहां पे मैं जो है कैसे कराऊंगा कि देखिए क्लास में ग्रामर तो चलेगी ही, साथ में वोकेबुलरी भी चलेगी, ठीक है। आप लोगों की ना 3 फेजेस में यहां पे क्लास चलेगी, मैं जो लूंगा। तो पहली बात तो आपकी कॉम्पिटिटिव ग्रामर, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं कॉम्पिटिटिव ग्रामर ये चलेगी। उसके बाद जो है फिर लास्ट जो क्लास के 30 मिनट्स होंगे उसमें आपकी कॉम्पिटिटिव वोकेबुलरी चलेगी। मेरे पास जो है कलेक्शन है इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स के, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है एग्जाम्स में पूछे जाने की, उनको मैं डिस्कस करूंगा एवरी डे इन द क्लास। 15 से कम 15 से 20 वर्ड्स मिनिमम आपको कॉम्पिटिटिव वोकेबुलरी के मिलेंगे क्लास में, ठीक है। और उनको मैं अप्लाई करके बताऊंगा। तो पहली बात तो हम लोग कॉम्पिटिटिव ग्रामर करेंगे, फिर कॉम्पिटिटिव वोकेबुलरी करेंगे, और तीसरी बात जो है जो लोग ध्यान नहीं देते वो क्या करवाते हैं कि हाँ वर्ड की मीनिंग बता देंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा क्लास में, मैं आपको जो है सेंटेंस मेकिंग करवाऊंगा, ठीक है। और सेंटेंस मेकिंग करवाने से क्या फायदा होगा, ठीक है। देखिए सेंटेंस मेकिंग करवाने से क्या होगा कि एक चीज ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए 15 से 20 वर्ड्स हमने डिस्कस किए, अब 15 से 20 वर्ड्स अगर हमने डिस्कस किए तो उसमें हमने कहा कि कोई भी 5 वर्ड्स आप जो है क्या करिए, 5 वर्ड्स कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर 5 सेंटेंस बनाइए। अब 5 सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं तो व्हाट विल हैपन कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने उस पर प्रोनाउन में गलती कर दी, तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये गलती आपको ये ऐसा नहीं करना है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो उसमें क्या, किसी ने प्रीपोजिशन में कर दी गलती, किसी ने आर्टिकल्स में कर दी, किसी ने किसी एडजेक्टिव में कर दी, तो उससे क्या होगा कि वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से हम लोग सीखेंगे। पहली बात तो ग्रामर अच्छा होगा। दूसरी बात नेचुरली आपकी जो वोकेबुलरी है वो सभी वर्ड्स की यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जो है हम लोग क्लास में करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव ग्रामर चलेगा, कॉम्पिटिटिव वोकेबुलरी चलेगी, सेंटेंस मेकिंग चलेगा, ठीक है। सो जो वोकेबुलरी का रहेगा, जो स्ट्रैटेजी यही है कि जो मैं डिस्कस कर रहा था कि हम लोग एवरी डे आई विल डिस्कस वोकेबुलरी। फर्स्ट थिंग आई विल डिस्कस, ठीक है, डिस्कशन होगा वोकेबुलरी का। मैं जैसे मैंने बताया कि मेरे पास वर्ड्स हैं कलेक्शन का, उसको मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा जो है उसमें क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसकी मैं मीनिंग बताऊंगा नेचुरली, तो मैं उसका यूसेज बताऊंगा। मीनिंग बताने के बाद जो है मैं उसका खुद सेंटेंस में यूज करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने लूज, लॉस और लूज, इन तीनों का डिफरेंस मैंने बताया, मीनिंग बताई, उसका यूसेज बताया, ठीक है। तो ये चीजें मैं खुद आपको डिस्कशन करके फिर उसका यूसेज बताऊंगा। और तीसरी नेचुरली जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था वो सेंटेंस मेकिंग हम लोग करेंगे क्लास में। सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो नेचुरली आपको ग्रामर एंड वोकेबुलरी वो दोनों चीजें तैयार होंगी, ठीक है। और जब ग्रामर एंड वोकेबुलरी जब दोनों तैयार होंगी तो डियर स्टूडेंट्स तीसरा चीज जो है, जो थर्ड चीज जो आपके निकल के आएगी जो इंग्लिश की, वो क्या होगी, जो थर्ड चीज जो निकल के आएगी, पहला तो आपका
ग्रामर आपने देखा, दूसरा कॉम्पिटिटिव वोकेबुलरी देखी, और तीसरी जो है आपकी क्या होगी, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, अब कॉम्प्रिहेंशन में जो है बेसिकली क्या होता है, देखिए कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि दो तीन तरह से क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग सोचते हैं कि क्या आता है, वही तो आता है, एक पैसेज आता है और किसी भी गिवन पैसेज पे क्या करना होता है कि उसमें फटाफट क्वेश्चन देख लिया और उसके जो है आंसर उसमें ढूंढ लिया और मैच करके जो है टिक मार के आगे बढ़ गए। ये एक चीज जान लीजिए कि आप आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट अपने को सोचता है कि वो बहुत ही श्योर है, ठीक है, ही और शी नोज दैट कि वो तो बड़ा आसान है, वो सब लोग कर ले जाएंगे। बट एक चीज मैं बताऊं कि 99% जो कैंडिडेट्स वो गलती करते हैं। क्यों, कैसे गलती करते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए हम लोग करते क्या है, आरसी देखते हैं। अब आरसी में सबसे पहले क्या है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे वो, और क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो होता क्या है, फिर बचपन से हम लोग करते क्या है कि जो भी मैचिंग लाइंस होती थी उसी को उठा करके लिख देते थे आंसर। दैट यूज्ड टू बी द आवर स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब उसमें क्या है कि ये टेंडेंसी एग्जामिनर को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, और मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूं कि आप, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और एग्जामिनर नोज व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। तो अगर आपको जो चीज नहीं मालूम है वही चीजें आपको पूछेगा। अब उसको मालूम है कि सब लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट जो है पैसेज देख करके उसके मैचिंग लाइंस और फिल कर देते थे। तो करेगा क्या कि जो भी ऑप्शंस है, जो आरसी के ऑप्शंस होते हैं उसमें एक मैचिंग ऑप्शन डाल देगा, और मैचिंग ऑप्शन क्या होगा, वो बहुत ही डिसेप्टिव होगा, और उसमें 98 to 99% कैंडिडेट्स वही डिसेप्टिव ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ उन्होंने सही किया है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है कि वो आरसी नहीं पूछा जाता है जो आप लोगों ने अभी तक करते आए हैं, उसका तरीका, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो उसके ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो आरसी को और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, फिर आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स की एक चीज ध्यान रखिए कि जब आपकी ग्रामर एंड वोकेबुलरी दोनों कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छी हो जाएंगी तो नेचुरली आप आरसी में अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको अगर वोकेबुलरी ज्यादा नहीं समझ, ज्यादा दिक्कत होती है समझने में, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की मीनिंग एग्जैक्टली आप नहीं खींच पाते हैं, तो नेचुरली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर वेल. So obviously it will get reflected in your scorecard and obviously you will not get your desired college. ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आरसी में क्या क्या फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं, ये आपको गलतियां नहीं करनी है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, वो चीजें हम लोग डिटेल में क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जो प्रीवियसली पूछे गए हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस पैसेज वैसे ही करना है कि पैसेज पढ़ो और उसके आंसर ढूंढो, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। वो बिल्कुल मजदूरी वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग स्मार्ट काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि स्ट्रैटेजी बना के काम करेंगे उस पर, ठीक है, और उसका नेचुरली आपके मार्क्स पे जो है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। तो आरसी एक तो पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ। सेंटेंस एंड पैराग्राफ जो है ना वो क्या करेगा कि उसकी सीक्वेंस जो है उल्टा सीधा कर देगा, और उसके सीक्वेंस को मैच करा करके उसको सही ऑप्शन टिक करने होते हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ ये डिस्कस होता है, ठीक है। आपको हो सके तो क्लोज टेस्ट भी दे देगा। क्लोज टेस्ट बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का ये फिल इन द ब्लैंक्स का बड़ा भाई है, ठीक है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों ने किया है, तो फिल इन द ब्लैंक जनरली एक सेंटेंस या दो सेंटेंसेस में आते हैं। क्लोज टेस्ट जो है आपको जनरली एक प्रकार का पैसेज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसमें क्या होता है कि स्टोरी चलती रहती है, और इसमें जगह जगह क्या होता है कि ब्लैंक होता है, और हर ब्लैंक में आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और उसमें सबसे सटीक जो है ऑप्शंस को टिक मारना है, ठीक है। सो ये सब चीजें, इसमें भी काफी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और जब तक आपकी पूरी ग्रामर सही ना हो, ठीक है, आपकी वोकेबुलरी सही ना हो, तो और इसमें कुछ और स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होती है, उसको भी हम लोग डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप एवरेज स्कोर कर पाएंगे जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं, ठीक है। सो अब तक हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझा, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 3-4 मेजर चीजें समझी। पहली बात की इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स वो पूछी जाती हैं, ठीक है। आपने देखा कि 3 मेजर सेक्शंस पूछे जाते हैं, पहली ग्रामर,
ठीक है। और ग्रामर में भी कॉम्पिटिटिव ग्रामर और कॉम्पिटिटिव ग्रामर में भी कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने डिटेल में बताया। दूसरा, अभी अब तक हम लोगों ने समझा कि वोकेबलरी और वोकेबलरी में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कैसे पूछी जाती हैं, ठीक है। सो वो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स और कैसे उसका नेचर डिफरेंट होता है। तीसरा हम लोगों ने देखा कॉम्प्रिहेंशन वाला, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, क्या है, आरसी आता है, फिर क्लोज टेस्ट आता है, फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ आता है, ठीक है। सो ये चीजें तो हम लोगों ने व्हाट आर the things are asked and how they are asked, ये चीजें हम लोगों ने देखा। and what should be our strategy, what should be our strategy, हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ग्रामर को लेके क्या रहेगी, ठीक है, वोकेबलरी को लेके क्या रहेगी, और बाकी जो आरसी और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ है वो उसमें जो है कैसे वो चीजें एप्लीकेबल होंगी, ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि जब तक आप ग्रामर और वोकेबलरी ठीक नहीं होगी तब तक आप कॉम्प्रिहेंशन क्षेत्र में जो है एरिया में आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी क्लोज टेस्ट हो, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ में क्या होता है कि सीक्वेंस को उल्टा सीधा कर दिया जाता है, उसको कनेक्ट करना होता है। और जब तक आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल। क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखिए 3-4 चीजें हैं। पूरा पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में शुरू में स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल, ठीक है। यानी कोई भी सेंटेंस बनता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग क्लास में करेंगे। दूसरी बात जो है, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में पूरा टेंसेस, आप लोगों को मालूम है 12 टेंसेस हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक